Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 11th of July 2025. तो गाइज आज है तारीख 11 जुलाई 2025 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कल से हम लोगों ने डिस्कशन शुरू किया है और रोजाना दोस्तों मॉर्निंग में आपको 6 बजे ये वीडियो मिल जाता है। तो जो लोग अर्ली मॉर्निंग में अपने करंट अफेयर को समाप्त करना चाहते हैं ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए आपके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, आज वीडियो के अंत में आपको टेस्ट भी मिलने वाला है। याद रखिएगा, जितने भी व्यक्ति यूपीएससी या स्टेट पीएससी के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये एक अल्टीमेट वीडियो है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा दोस्तों। और याद रखिएगा वीडियो के लास्ट में टेस्ट लगा दिया गया है। टेस्ट मतलब आपका प्रैक्टिस शीट कह लो या प्रैक्टिस क्वेश्चंस कह लो। प्लीज़ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। अगर आप अटेम्प्ट करोगे, जितने ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करेंगे मैं भी मोटिवेट होऊंगा। कल फिर से आप लोगों को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो टेस्ट है बिल्कुल आपका वीडियो के अंत में। वो टेस्ट आपके पूरे लेक्चर के आधारित पे होने वाला है। अब क्या होगा इससे, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके अपने दिमाग को पूरे लेक्चर को सुनना, क्योंकि कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एक एक चीज़, एक एक लाइन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको दिमाग में बैठा के चलना। लास्ट में जब आप टेस्ट दोगे ना तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जो भी आप सभी लोगों का स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे बिना मत जाना, बहुत मज़ा आएगा। आपकी प्रिपरेशन भी होगी, वो भी मज़ेदार तरीके से। लंबे समय तक आप चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो ये कुछ टॉपिक हैं, डिस्कस करेंगे। और भी इसमें काफ़ी आर्टिकल होने वाले हैं, उनकी भी चर्चाएं होंगी। ये जो शानदार सा पीडीएफ आपके सामने दिख रहा है, आप अगर चाहते हैं कि सर ऐसा कुछ हो सकता है क्या दूसरे डिवाइस में पीडीएफ को मैं ओपन कर लूँ और आपका सेशन देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ और पीडीएफ में मार्क करते रहूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? हो सकता है। तो पीडीएफ आपका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ, ये वाला चैनल मिल जाएगा। वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। जैसा भी उपयोग करना है वैसा आप लोग उपयोग कर सकते हैं। चलें फिर अब कोई बिना देरी करे सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का आर्टिकल नंबर 1 ये हमारा बहुत काम का है, क्योंकि हम एक एंटी सबमरीन रॉकेट की बात कर रहे हैं। तो जितने भी ऐसे टॉपिक या हथियारों की बात होती है, ये सारे हथियार आपका जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस वाले सेक्शन के अंदर में आते हैं। ये आप सभी लोगों को पता होगा। तो जिस हथियार की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो है एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। याद रखिएगा, दुश्मन की पनडुब्बी को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस पर्टिकुलर रॉकेट को हम लोगों ने डेवलप किया है। तो हाल ही में दोस्तों ये रॉकेट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, खबरों में कवर किया गया है, जिस वजह से हम ये कवर कर रहे हैं। कवर करने के पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, ये आपके सामने दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसकी वजह से बात कर रहे हैं। और ये टॉपिक पीआईबी में पब्लिश हुआ है। आपको द हिंदू तो सभी लोग पढ़ा रहे हैं, अलग अलग आपको हज़ारों चैनल मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर में। मैं भी पढ़ा रहा हूँ द हिंदू, लेकिन उसके बाद पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस बहुत कम जगह पे कवर हो रहा है, वो भी डिटेल से कवर नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद पीआईबी के आर्टिकल्स हो गए। तो जो द हिंदू के अलावा बचे कुछ सोर्सेस हैं, वो सोर्सेस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। याद रखिएगा, दोनों लेक्चर लेकर चल रहे हो, वेल एंड गुड। एक लेक्चर कवर हो पा रहा है तब भी बढ़िया है, आपका कुछ ना कुछ ना करने से अच्छा है, कुछ ना कुछ हो पा रहा है, कवर कर पा रहे हो। तो ये न्यूज़ दोस्तों यहाँ पे पब्लिश होती है। इस न्यूज़ में मेंशन किया गया है जो हमारे ट्रायल्स हैं, किस चीज़ का ट्रायल है, इस एंटी सबमरीन रॉकेट का। ये सभी ट्रायल को पूरा कर लिया गया है। जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो सारे ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए गए। अब दुश्मन की पनडुब्बी क्या होती है, समुद्र के अंदर चलती है। भाई समुद्र के अंदर अगर हमें रॉकेट मारना है, दुश्मन की पनडुब्बी को बर्बाद करना है, तो इसके जिस रॉकेट का हम इस्तेमाल करेंगे उसको हमें अपने जहाज़ से लॉन्च करना होगा, ठीक है। तो अभी जो टेस्ट हुआ है वो भी जहाज़ से किया गया है। जो शिप की मैं बात कर रहा हूँ वो है आईएनएस कवरत्ती। याद रखिएगा, तो आईएनएस कवरत्ती से ये टेस्ट हुआ है। ये इसमें से एक मिसाइल निकलेगा, दुश्मन के पनडुब्बी को यानी सबमरीन को जाकर डिस्ट्रॉय कर देगा। नाम दे दिया गया इसको एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट, नाम याद रखिएगा। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है, इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर से, यानी कि रॉकेट को लॉन्च करने का एक लॉन्चर होता है। इस लॉन्चर को हमने इस जहाज़ में लगाया आईएनएस कवरत्ती से, उससे टेस्ट किया, सक्सेसफुल हो गया सब कुछ। तो ये जो लॉन्चर था ये हमारा खुद के द्वारा बनाया गया लॉन्चर था। दैट इज़ वाई ये जो वर्ड है ना इसके आगे इंडिजीनियस, इस वर्ड का यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस क्या है, दुश्मन के सबमरीन से लड़ना समुद्र के अंदर, पानी के अंदर। इसको कैसे डेवलप किया है, तो 100% मेड इन इंडिया है, ठीक है। भारत के अंदर बनाया गया है। मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट, आत्मनिर्भर भारत को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। इसमें हाई परफॉर्मेंस वॉरहेड लगाया गया है, क्योंकि किसी भी मिसाइल में, रॉकेट में जहाँ पे डिस्ट्रक्शन मचाना है उसमें वॉरहेड ज़रूरी होता है। मिसाइल है तो मिसाइल के जो ऊपर है दोस्तों ये आपका वॉरहेड है।
ठीक है, ये वॉरहेड होता है, इसमें विस्फोटक भरे हुए होते हैं, मिसाइल जाएगा जो तबाही मचाएगा वॉरहेड की वजह से मचाता है। ठीक है, तो ऐसे लगभग 12 इरेजर क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसी की बात कर रहे हैं, एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। ठीक है, तो ऐसे लगभग कितने रॉकेट्स, हमने 17 रॉकेट्स टेस्ट कर लिए हैं अलग अलग रेंजेस के। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है, याद रखने की आवश्यकता है नहीं, बस ये बेसिक सी बातें याद रखिएगा जो मैंने आपको बता दिया है। इरेजर के बारे में क्वेश्चन बनेगा, ये किस चीज़ के लिए डेवलप किया गया है, तो आप लोग यहाँ पर बता पाएंगे। चलिए, बस इतना सा याद रखना था। अगली खबर सुनिए, अगली खबर और भी काम की है। ये वाला खबर जीएस पेपर नंबर 3 स्पेस वाला जो सेक्शन होता है वहाँ से आप इसको लिंक करेंगे। जो अभी रिसेंट खबर आई है वो ये है, जो न्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो खबर ये है। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये जो संस्थान है, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है दूसरे और भी संस्थान के साथ में, और मिलकर ये क्या कर रहे हैं, जो हमारा सन है, सूर्य में एक एक्टिविटी होती है जिसको हम बोलते हैं मिनिएचर प्लाज्मा लूप। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा लूप है इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस प्लाज्मा लूप के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमको मिल सके और सूर्य के बारे में हम ज़्यादा बेहतरीन स्टडीज़ को कंडक्ट कर सकें। ये हमारा एक सोल पर्पस है इस पर्टिकुलर मिशन का, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो पूरे स्टडीज़ में एक मेन फोकस रखा गया है वो किसके ऊपर में रखा गया है, मिनिएचर प्लाज्मा लूप के ऊपर में। आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ये मिनिएचर प्लाज्मा लूप है क्या। अब दोस्तों, सन चर्चाओं में इंडिया ने सूर्य के प्रति एक मिशन लॉन्च किया है, आदित्य L1, ये आप सभी लोगों को पता है। उसके बाद दोस्तों मैं सन का एक फोटो आपको दिखा रहा हूं जो बहुत शानदार है, जिसको मैंने स्ट्रक्चर ऑफ द सन करके अपने पास में सेव करके रखा है लंबे समय से। इसमें सन की हर एक जो बेसिक डिटेल्स हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सन पे ब्लैक कलर के जो धब्बे दिख रहे हैं, ये क्या हैं, ये सारे सन स्पॉट हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों ये जो आपको ये सर्कल दिख रहा है, ये सन का प्रोमिनेंस है। उसके अलावा सन का ये येलो वाला पोर्शन, ये क्रोमोस्फेयर है। ये वाला अंदरूनी पोर्शन, ये फोटोस्फेयर कहलाता है। ये जो सन से इस तरीके से एनर्जी रिलीज हो रही है, सोलर फ्लेयर्स कहलाती हैं। सोलर फ्लेयर को लेकर यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद होगा, कि सोलर फ्लेयर किस चीज़ को अफेक्ट करता है। सन का जो मेन वाला हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा, ये कहलाता है कोर, जहाँ से सन अपने एनर्जी को जनरेट करता है, याद रखना। सन का बाहरी हिस्सा जो होता है, ये वाला हिस्सा जो ये आपको चमकीला चमकीला नज़र आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कोरोना। ये सन का आउटर एटमॉस्फेयर है, याद रखना। और यही आउटर एटमॉस्फेयर मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक पूरे हमारे स्पेस में फैला हुआ है, और इसमें से कई सारी जगह पर बाहर सूर्य की लपटें निकल रही होती हैं। काफ़ी सारी जगहों पे सूर्य की लपटें बाहर निकल रही होती है, उसको बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन, याद रखिए। और सन के आसपास की जो हवाएं चल रही हैं वो कहलाती हैं सोलर विंड। अब इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, कोरोना याद रखना, कोरोना और कोर याद रखना। कोर बिल्कुल सन का मेन अंदरूनी हिस्सा, जहाँ से एनर्जी जनरेट की जाती है। और जो कोरोना है दोस्तों, ये सन का आउटर एटमॉस्फेयर देखने को मिल जाता है, बाहर का हिस्सा, ये भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो अभी प्रॉब्लम पता है क्या है, सन की स्टडी में एक बड़ी कंफ्यूजन ये चल रही है कि आप सोचोगे, मैं आपसे अगर पूछूं सन का कोर ज़्यादा गर्म होगा या कोरोना ज़्यादा गर्म होगा, तो आप कहोगे कि सर आप ये कह रहे हैं कि सूर्य में जो एनर्जी बन रही है वो कोर में बन रही है, तो इसका मतलब तो यही है ना, कोर ज़्यादा गर्म होगा, कोरोना कम गर्म होगा। ये उल्टा है दोस्तों, यहाँ पर ये बिल्कुल उल्टा है, याद रखिएगा। जो हमारा आउटर एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा हॉटेस्ट है सन का, जो कोर वाला हिस्सा है, अंदरूनी हिस्सा है, वो कम गर्म है। इसी चीज़ को ऑब्जर्व करना है, इसी चीज़ की स्टडी करनी है, इसलिए हम सन के बारे में ज़्यादा बारीकी वाली चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जितने भी हमने सन के हर एक स्ट्रक्चर को पढ़ा है, क्रोमोस्फेयर क्या है, फोटोस्फेयर क्या है, सब कुछ मैंने आपको बताया। इसमें एक नई चीज़ ऐड हो चुकी है, विच इज़ मिनिएचर लूप, याद रखना। तो सन ये रहा, सन का क्रोमोस्फेयर ये रहा, जो बाहर निकल रहा है, बाहर का आउटर एटमॉस्फेयर, वो कोरोना कहलाता है ना, जो अभी हमने पढ़ा। अब इसी कोरोना में ये आप देखोगे ऐसी लपटें और भी बाहर आ रही हैं, और ये लपटें कई बार दिखाई नहीं देती हैं, और ऐसे लूप बने हुए हैं गोल गोल। तो इसलिए इसको मिनिएचर, यानी मिनिएचर मतलब छोटा, तो मिनिएचर लूप का इसको नाम दिया गया है। तो ये छोटे छोटे प्लाज्मा के आर्क हैं। आर्क कैसा होता है, ऐसे होता है, आप आर्क बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे आर्क बनाते हैं, तो ये आर्क्स बने हुए हैं छोटे छोटे, ये टाइनी प्लाज्मा कहलाते हैं, याद रखिएगा। फिर भी ये 3000 से 4000 किलोमीटर लंबे होते हैं। लेकिन ये हमारे क्रोमोस्फेयर यानी ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसके लोअर एटमॉस्फेयर में छिप जाते हैं, छिपे हुए रहते हैं।
कुछ कुछ मिनट्स के लिए कभी कभी यहाँ पर दिखाई देते हैं, अदरवाइज ये छिपे हुए रहते हैं। समझ गए? तो इनको डिटेक्ट करना पड़ता है हमें अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके। तो अभी मिनिएचर लूप्स की जो स्टडी है वो यहाँ पर की जा रही है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की साइड से, जिस वजह से मिनिएचर लूप चर्चाओं में है। तो क्वेश्चन बन जाए कि सर ये बताओ, सन के कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली मिनिएचर लूप चर्चाओं में था, इससे आप क्या समझते हैं? तो मिनिएचर लूप छोटा सा प्लाज्मा का लूप है, बाहर से जो लपटें निकल रही हैं एक आर्क के फॉर्म में हमको देखने को मिलती हैं। ये सन के लोअर एटमॉस्फेयर में, याद रखना, सन के लोअर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लोअर लेयर में छिपा हुआ रहता है। इसकी लेंथ जो है लगभग 3000 से 4000 किलोमीटर हो सकती है, चौड़ाई यहाँ पर 100 किलोमीटर से कम होती है। समझ गए? अब होता यह है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस यह है, इससे हमें मतलब ये एक कहीं ना कहीं एक क्लू पकड़ के रखता है कि सन जो है वो अपनी एनर्जी को कैसे स्टोर करता है और कैसे रिलीज करता है। हम कितने ही आगे क्यों ना बढ़ गए हो, अभी नेचर के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। अभी तक हमें यह नहीं पता चला कि सन अपनी एनर्जी को, इतनी मैसिव एनर्जी को स्टोर कैसे कर रहा है, रिलीज कैसे करता है। ये तो पता है जनरेट कैसे हो रही है, वही यहाँ पर जो न्यूक्लियर फ्यूजन वाला प्रोसेस है वो यहाँ पर अपनाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, ये सारी नई रिसर्चेस हो रही हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये जो नया है ना, नया कॉन्सेप्ट मिनिएचर प्लाज्मा, इसकी ऊपर में थोड़ा सा ज़्यादा हम स्टडी कर रहे हैं। मिनिएचर प्लाज्मा लूप जिसको हम कह रहे हैं, इसका कनेक्शन कोरोनल लूप से भी है। कोरोनल लूप जो होता है, ये कोरोना यानी कि ऊपर वाला बाहरी वाला भाग है। ये बड़े साइज का प्लाज्मा होता है, बड़े साइज के आर्क होते हैं, जबकि जो मिनिएचर लूप है ये छोटा साइज का होता है। याद रखना, ज़्यादातर दिखाई नहीं देता, जबकि कोरोनल लूप्स दिखाई देते हैं, बड़े साइज के होते हैं। कोरोनल लूप में जो टेम्परेचर होता है वो 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। समझ गए? आगे आते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है, तो इससे हमें ये पता चल सकता है कि जो सोलर कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम है, यानी कि जो सूर्य का आउटर लेयर है, बाहर वाला लेयर, वो ज़्यादा गर्म है इसके सरफेस वाले लेयर से। ऐसा कैसे? इसके बारे में जानकारी मिल सकती है, ऐसी चीज़ें हमको पता चल सकती हैं, जिस वजह से ये जो रिसर्चेस हैं वो की जा रही हैं। ठीक है, फाइनली अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। ये आर्टिकल दोस्तों बात करता है न्यांगाई आइलैंड के बारे में। ये आइलैंड दोस्तों याद रखना सीरा लियोन कंट्री का हिस्सा है। ये आइलैंड रिसेंटली चर्चाओं में आया है, हमने द हिंदू के वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो एक्चुअली में क्या हुआ है कि पिछले 10 साल में अगर हम देखें, या पिछले 10 साल से भी कम समय लगा है, इस आइलैंड का आधे से ज़्यादा हिस्सा समुद्र में छिप गया है या समुद्र में समा गया है। सर समुद्र में समा गया है मतलब क्या है? मतलब यह है कि समुद्र का स्तर बढ़ रहा है प्रदूषण की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो जब यह प्रदूषण होता है तो जो हमारे ग्लेशियर्स हैं नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, वो बर्फ़ पिघलती है, उन बर्फ़ का पानी समुद्र में इकट्ठा होता है, समुद्र का राइज होता है, यानी समुद्र का विस्तार होगा, समुद्र का पानी ऊपर उठेगा। जब ऊपर उठेगा, जितने भी टापू हैं, आइलैंड कंट्रीज है, वो सब उसमें डूबने लगेंगी। तो एक्चुअली में देखोगे यहीं पर नांगाई आइलैंड की बात हो रही है। तो नांगाई आइलैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया, सीरा लियोन का हिस्सा आपको यह देखने को मिलेगा। अगर आपको नांगाई आइलैंड के बारे में और डिटेल से जानना है तो मेरे द हिंदू के वीडियो में इसके बारे में आपको पढ़ा रखा है। एक बार मैं मैप भी शो कर देता हूँ आपको। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको मैप देखने को मिल जाता है। ये रहा हमारा इंडिया, हमें चलना है सीरा लियोन। तो चलने के लिए सबसे पहले हमें चलना है इधर, ये देखोगे पूरा अरेबियन पेनिनसुला मिल जाएगा। ये रहा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ साथ यहाँ पे मैं इसको जूम करता हूँ, ये आपको जब मैं इस तरीके से जूम करता हुआ देखने को मिलूँगा तो ये घाना नज़र आएगा। ठीक है, यहीं पर आगे कोट डी आइवोर नज़र आएगा। ये रहा लाइबेरिया, और ये रहा दोस्तों सीरा लियोन। ठीक है, यहाँ पर आगे जूम करोगे तो एक छोटे छोटे आइलैंड सीरा लियोन के आता है। यहीं पर एक टर्टल आइलैंड आता है, तो टर्टल आइलैंड का हिस्सा है ये न्यांगाई आइलैंड, याद रखना। तो सीरा लियोन की कैपिटल फ्री टाउन है, ये दिख रहा होगा। क्वेश्चन बन सकता है आप सभी लोगों से कि बताओ न्यांगाई आइलैंड कौन से देश का हिस्सा है? सीरा लियोन का हिस्सा है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे आता है। रीज़न क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। ये रहा सीरा लियोन, ये रहे टर्टल आइलैंड्स, इस आइलैंड का हिस्सा है यहाँ पर न्यांगाई आइलैंड। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये हुई, पानी का विस्तार हुआ, जिस वजह से ये आइलैंड आधे से ज़्यादा डूब चुका है। समस्या है, लोगों को वहाँ से हटाया गया है। ठीक है, सीरा लियोन कहाँ पे प्रेजेंट है? वेस्ट अफ्रीका में प्रेजेंट है, क्योंकि अफ्रीका का वेस्टर्न रीजन ये है सर। और ये कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है? सीरा लियोन की एक बड़ी बाउंड्री लगती है अटलांटिक ओशन के साथ में, दैट मीन्स ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है,
क्योंकि इसकी एक बाउंड्री समुद्र के साथ में लगती है, दूसरा गिनिया के साथ में लगती है, तीसरा यहाँ पर लाइबेरिया के साथ में लगती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो नॉर्थ ईस्ट में गिनिया हो गया, साउथ में लाइबेरिया हो गया और वेस्ट में इसका अटलांटिक ओशन हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ यहाँ से बहती हैं, रोकेल रिवर, ताया रिवर, ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो सीरिया लियोन में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए ना। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल दोस्तों यहाँ पर बात करता है वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी के बारे में। ध्यान से सुनते चलना हर एक आर्टिकल, क्योंकि लास्ट में आप सभी लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी कर पाओगे जब अच्छे से चीज़ों को सुनोगे। वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, हाल ही में ये ऑब्जर्वेटरी चर्चाओं में है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली खबर ये आई है, बहुत शानदार इमेजेस, ऐसे इमेजेस जो 3200 मेगापिक्सल के हैं। इतने बढ़िया शानदार इमेजेस जो हैं वो क्लिक करे गए हैं हमारे यूनिवर्स के ऊपर, स्पेस के, और ये इमेजेस क्लिक करे गए हैं अभी तक के सबसे बड़े डिजिटल कैमरा से, जो डिजिटल कैमरा सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा जो अभी तक पृथ्वी पर बनाया गया है। समझ गए? ये कहाँ पे लगाया गया है? ये कैमरा एक टेलीस्कोप के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पे हम ऊपर अपने आसमान को, अपने अंतरिक्ष को ऑब्जर्व करते हैं उस टेलीस्कोप से। इस टेलीस्कोप को रखा गया है दोस्तों चिली में, एंडीज माउंटेन्स वाले रीजन में। चलिए सर, अब ये चिली चर्चाओं में है तो एक बार फटाफट चिली को भी देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों यहाँ पर अपना इंडिया, और हमें चलना है अब की बार साउथ अमेरिका। तो सीरा लियोन तो हम लोगों ने घूम लिया था सर, ये है यहाँ पर सीरा लियोन, ये दिख रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सीरा लियोन से आओगे इधर तो ये है ब्राज़ील। ठीक है, यानी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट आ गए। ये आपको दिख रहा होगा एंडीज़ की पहाड़ियाँ, ये लिखा हुआ है एंडीज़ माउंटेन्स, और यहीं पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा ये रहा चिली। ठीक है, ये रहा चिली नाम का देश। याद रखना यहाँ पर एक बहुत बड़ा डेजर्ट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एटाकामा डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पे कौन सा डेजर्ट है? एटाकामा डेजर्ट। और एक्चुअली में क्या होता है, ये चिली ऐसी जगह पे है, साउथ वाली जगह पे, जहाँ पे आसमान थोड़ा साफ है, पोल्यूशन कम है, तो आसमान को ऑब्जर्व करना आसान होता है। तो यहीं पर हम लोगों ने अपना टेलीस्कोप लगा दिया है। तो ये टेलीस्कोप क्या करता है, सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि चिली कहाँ पर है? साउथ में है। सिंपल सी बात है, अरे भाई साउथ अमेरिका का हिस्सा है तो साउथ में है। तो सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि नीचे जो साउथ का एनवायरनमेंट है, यूनिवर्स का साउथ वाला जो पोर्शन है, हम वहाँ की कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं अपने इस ऑब्जर्वेटरी से। नाम है वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी। क्वेश्चन बन सकता है हाल ही में वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी चर्चाओं में है, किस चीज़ से रिलेटेड है या ये कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो चिली में है, ये तो पता चल गया सर। ये वेरा सी रूबिन नाम क्यों रखा गया? एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है, जिन्होंने पहला एविडेंस दिया था डार्क मैटर का, वो भी 1970 में, जिनके नाम के ऊपर में ये नाम रखा गया इस ऑब्जर्वेटरी का। याद रखिएगा। ठीक है, ये ऑब्जर्वेटरी क्या करेगी? ये ऑब्जर्वेटरी हमारे सदर्न स्काई को, क्योंकि ये साउथ वाले वर्ल्ड में प्रेजेंट है, याद रखना, तो हमारे दुनिया का जो सदर्न स्काई है, सदर्न यूनिवर्स है, उसको ऑब्जर्व करेगी। उस यूनिवर्स का डेटा हमें लगातार भेजेगी। इसका मेन पर्पस है कि ये हर रोज़, हर रात को 20 टेराबाइट का डेटा इकट्ठा करेगा ये पर्टिकुलर टेलीस्कोप, ये कैमरा। ठीक है, और 10 मिलियन अलर्ट्स हर रात ये जारी करेगा। कोई भी चेंज आसमान में हो रहा है वो सारी जानकारी हमको पता चलेगी। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, इस गैलेक्सी में की मैपिंग प्रोवाइड कर पाएगा। कोई एस्टेरॉइड वगैरह आ रहा है तो उसको डिटेक्ट करने का काम करेगा ये टेलीस्कोप। पूरी तरह से निगरानी रखेगा, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में निगरानी रखेगा, याद रखिएगा। और उसके अलावा एक सबसे बड़ा काम इस ऑब्जर्वेटरी का यह है, हमारे ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को ऑब्जर्व करना। सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, ये तो कभी समझ में नहीं आता, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, है ना। तो इसको हम समझने के लिए इस ऑब्जर्वेटरी का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन ये है कि सर होता क्या है, क्या आप बता सकते हैं डार्क मैटर, डार्क एनर्जी? बहुत सिंपल शब्द में बताता हूं दोस्तों। ये फोटो आपके सामने प्रेजेंट है जो बेस्ट है। मैं आप लोगों से अगर बोलूं, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे दुनिया में, जो भी कह लो, ठीक है, जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं आपकी आंखों से, इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें आपको आपकी आंखों से दिखाई दे रही हैं वो केवल 5% चीज़ें हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी मैटर। दुनिया में जो भी चीज़ आपको दिख रही है, दुनिया में कुछ भी आपके सामने जो दिख रहा है, आपका लैपटॉप, आपका घर, ये दुनिया दिख रही है, ये सारी केवल और केवल 5% है, यूनिवर्स का 5% है जो चीज़ें दिख रही हैं। और जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं वो तो या तो डार्क मैटर है या वो डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी क्या है भाई? आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं अंतरिक्ष में सभी गैलेक्सीज हैं, कोई एक गैलेक्सी थोड़ी है,
जिस गैलेक्सी में हम हैं वो है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारे सबसे करीबी गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमीडा गैलेक्सी। ऐसी बहुत गैलेक्सीज है जिसकी जानकारी नहीं है, उस गैलेक्सी में कितनी चीज़ें होंगी, कितने सोलर सिस्टम होंगे, कुछ नहीं पता ज़्यादा। तो इन सब को एक स्ट्रक्चर में बांध के रखना, इन सब गैलेक्सीज को एक साथ अट्रैक्ट करके रखना। अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट है उसको बोला गया है कि वो डार्क मैटर है। तो 5% तो वो चीज़ें हैं जो दुनिया में हमको दिखाई दे रही हैं, बाकी 27% वो चीज़ें हैं जो डार्क मैटर कहलाती हैं। एंड डार्क मैटर कहने के बाद फिर उसके बाद जैसे आप देखते हैं कि सर यूनिवर्स का एक्सपेंशन कैसे हुआ, ये ब्रह्मांड बना कैसे, पृथ्वी बनेगी, पृथ्वी बनने के पीछे का रीज़न क्या है? हम कहते हैं सर एक बिग बैंग थ्योरी कहलाती है। बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था कि ये जो पूरा यूनिवर्स है या जो ब्रह्मांड है वो एक छोटा सा डॉट हुआ करता था। ये डॉट एक्सप्लोड हुआ, एक्सप्लोड होने के बाद में धीरे धीरे करके ये ब्रह्मांड बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, सोलर सिस्टम वगैरह सब कुछ बन गए। और आज भी बोलते हैं कि ये यूनिवर्स और तेजी से बढ़ रहा है, आज भी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, तो यूनिवर्स जो एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ता चले जा रहा है, उसको डार्क एनर्जी बोला गया है कि 68% जो चीज़ें हैं वो हैं डार्क एनर्जी, जो चीज़ों को एक दूसरे से दूर खींच रही हैं और जो एक दूसरे को बांध के रख रही हैं वो 27% डार्क मैटर है। और बाकी जो 5% चीज़ें वो हैं जो पूरे ब्रह्मांड में हमको दिखाई दे रही हैं, विच इज़ ऑर्डिनरी मैटर। तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में जानकारी देगा हमको ये जो भी वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी है ये। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें एक बहुत बड़े साइज का कैमरा है जो मैंने आपको बताया, और लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा जो अभी तक पृथ्वी पे बनाया गया है 3200 मेगापिक्सल की इमेजेस को क्लिक कर सकता है। इस पूरे कैमरे का साइज एक छोटे से कार के बराबर है। इस कैमरे का वजन लगभग 2800 किलोग्राम के आसपास वजन आपको देखने को मिलेगा, विच इज़ वेरी मैसिव। ठीक है, दुनिया का हाईएस्ट रिजोल्यूशन का जो डेटा है वो हमको ये सेंड कर देगा। चलें आगे। अगला न्यूज़ आर्टिकल दोस्तों है रिगार्डिंग पन्ना टाइगर रिजर्व। तो पन्ना टाइगर रिजर्व तो मध्य प्रदेश में है सर, ये हमको पता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना तो लोकेशन पूछा जाएगा, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करूंगा ही नहीं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि चर्चाओं में क्यों है? चर्चाओं में है वत्सला की वजह से। वत्सला यहाँ पर एक हथनी की बात हो रही है, एलिफेंट की बात हो रही है। बताया जाता है एशिया का सबसे ज़्यादा बूढ़ा एलिफेंट यहाँ पर यह हुआ करता था, यह हथनी हुआ करती थी। रिसेंटली यहाँ पर 100 साल से ज़्यादा की हथनी हो चुकी थी, हथनी की डेथ हो चुकी है जिस वजह से चर्चाओं में। तो दुनिया का ओल्डेस्ट एलिफेंट नाम है वत्सला, पास्ड अवे, डेथ हो चुकी है इस एलिफेंट की, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। कहाँ पे डेथ हुई है? पन्ना टाइगर रिजर्व में, इसलिए पन्ना टाइगर रिजर्व भी चर्चाओं में है। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? यह है मध्य प्रदेश में। इस टाइगर रिजर्व में केन नाम की नदी बहती है, याद रखना। इस टाइगर रिजर्व में 2 अलग अलग इंडिजीनियस ट्राइब्स रहती हैं, 2 अलग अलग जनजातियों की समुदाय, एक बाइगा जनजाति, दूसरी यहाँ पर गोंड समुदाय। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। बाकी ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कौन कौन से एनिमल्स वगैरह रहते हैं, ये सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पन्ना टाइगर रिजर्व को, यह जो टाइगर रिजर्व का टैग है, या इसको प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1994 में। तो ये बात हो गई दोस्तों, सभी चीज़ें पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में। जो भी अपडेट है वो भी आपको क्लियर हो चुका होगा। अगला न्यूज़ आर्टिकल, अगला आर्टिकल बात करता है इरास्मस प्लस प्रोग्राम के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार यूपीएससी के क्वेश्चन में आपको नेचर रिस्टोरेशन लॉ के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है दोस्तों। ये क्वेश्चन इस बार 2025 का है। वैसे ही यहाँ पर याद रखिएगा, इरास्मस प्रोग्राम जो है ये भी यूरोपियन यूनियन का ही एक इनिशिएटिव है। यूरोपियन यूनियन जिसमें आपको टोटल 27 कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं। इस इरास्मस नाम का जो ये प्रोग्राम है ये यूरोपियन यूनियन शुरू करता है 1987 में। इनका यूरोपियन यूनियन वालों का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इनका मेन पर्पस है कि यूरोपियन यूनियन के जितने भी पार्टनर कंट्रीज़ हैं, पार्टनर कंट्रीज़ में इंडिया भी आता है। इंडिया भी यूरोपियन यूनियन का एक पार्टनर देश है, याद रखिएगा। तो हाल ही में 101 इंडियन स्टूडेंट्स, भारतीय विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, जिसमें 50 महिलाएं हैं, उन सभी लोगों को इरास्मस प्लस नाम की जो ये स्कॉलरशिप है वो दी गई है। तो इरास्मस प्रोग्राम एजुकेशन से रिलेटेड है। इसके तहत इंडियंस को स्कॉलरशिप मिली है, वो यूरोप जाके मास्टर्स प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर्स में डिग्री लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन सेक्टर में, प्रोफेशनल सेक्टर में पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करना, स्पेशली एजुकेशन, ट्रेनिंग, यूथ, स्पोर्ट वाले सेक्शन में। क्वेश्चन बन सकता है इरास्मस प्रोग्राम किस चीज़ से रिलेटेड है? याद रखना, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, इन सब चीज़ें से रिलेटेड है। और यूरोपियन यूनियन का एक प्रोग्राम है
जो इंडिया और अपने पार्टनर वाले जितने भी देश हैं उन सब के साथ में मिलकर उनके देशों के बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करवाता है, जिससे वो सब जा सकते हैं यूरोपियन यूनियन में जाके टीचिंग, रिसर्च या और भी कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपना जो कह सकते हैं मास्टर्स वगैरह का डिग्री लेना हो तो वो डिग्री भी वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर एक और आर्टिकल समाप्त। अब मैंने आपको बोला था कि आपको क्या करना है, क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं मेरे भाई, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फटाफट यहाँ पर मैं एक एक करके आपको प्रश्न दे रहा हूँ, उनके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते चलो। कमेंट सेक्शन ओपन करो सभी लोग, टेस्ट अटेम्प्ट करना है सभी लोगों को डेली बेसिस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये लिख देना, आंसर ये लिख देना। अभी लास्ट में आपका आंसर मतलब हाथों हाथ आंसर भी बताता चलूँगा क्वेश्चन का, उसको चेक करना, रीमैच करना, देखना कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। ठीक है, और अपना स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 डालो, आंसर लिखो। पहला प्रश्न है इरेजर को लेकर। इरेजर सिस्टम हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला, इसको इंडियन नेवी ने टेस्ट किया है। इसको प्राइमरली डिज़ाइन किया गया है किस चीज़ के लिए? तो इरेजर सिस्टम किस चीज़ के लिए ये आपको बताना है। क्या ये एयर टू एयर कॉम्बैट सिस्टम है? क्या ये बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन है? क्या ये समुद्र के अंदर वाला एंटी सबमरीन वॉरफेयर है? या सरफेस टू सरफेस स्ट्राइक ऑपरेशन चलाने के लिए यहाँ पर ये कोई ऑपरेशन है? बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होना चाहिए। 1 2 3 बताओ जल्दी से, वीडियो पॉज करो, आंसर लिखो, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडर वाटर एंटी सबमरीन वॉरफेयर। अभी तो हमने डिस्कशन किया था, ये इरेजर सिस्टम है। तो जब जब मैं बोलूँ ना वीडियो को पॉज करो, तो पॉज करके फटाफट ईमानदारी से दोस्तों आंसर लिख देना, ठीक है ना। चलें आगे, अगला न्यूज़ आर्टिकल, सॉरी अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 डालो, आंसर लिखना होना चाहिए आगे। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है मिनिएचर प्लाज्मा लूप्स के बारे में। तो मिनिएचर प्लाज्मा लूप हाल ही में इंडियन साइंटिस्ट के थ्रू ऑब्जर्व किया गया है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनिएचर प्लाज्मा लूप है। क्यों, कारण क्या है बताइए? क्या ये सोलर विंड्स का प्रेजेंस जो है वो कंफर्म करेगा, या फिर ये हमको नई जानकारी देगा कि जो सन है, सन के अंदर में जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो कैसे रिलीज़ हो रही है, कैसे स्टोर हो रही है, या फिर ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है सोलर फ्लेयर्स के लिए, इससे सोलर फ्लेयर जनरेट होता है, या फिर ये एक सबसे बड़ा प्लाज्मा का स्ट्रक्चर है जो अभी तक कोरोना, सोलर के कोरोना में रिकॉर्ड किया गया है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पर चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग मिनिएचर प्लाज्मा लूप्स? ठीक है, बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो मिनिएचर प्लाज्मा लूप जो है ये नया इंसाइट देगा, जिससे हमें पता चलेगा कि सूर्य के अंदर में जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो कैसे स्टोर हो रही है, कैसे रिलीज हो रही है। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है नांगाई आइलैंड के बारे में। तो नांगाई आइलैंड को लेकर दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। इसका आंसर सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। एक बार वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद यहाँ पर अपना आंसर ज़रूर से लिखना। क्वेश्चन क्या कहता है? विद रेफरेंस टू नांगाई आइलैंड रिसेंटली इन द न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो नांगाई आइलैंड है ये लो लाइंग आइलैंड है, टर्टल आइलैंड्स में ये स्थित है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? सीरा लियोन के जस्ट किनारे। दूसरा स्टेटमेंट कहता है ये जो आइलैंड है यहाँ पर बहुत सारा ज़मीन जो है वो एकदम ख़त्म हो चुका है। रीज़न क्या है? ओशन करेंट्स बहुत ज़्यादा मजबूत थी, उस वजह से कोस्टल इरोजन हो गया है समुद्र का स्तर के बढ़ने की वजह से। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो नांगाई आइलैंड है गल्फ ऑफ गिनिया में है, और ये समुद्र से बाउंड्री शेयर करता है नाइजीरिया और घना से। गलत, अरे मैंने बता दिया, गलत है या सही है? बताओ कौन सा यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, मेंशन करना है तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही है। इसका आंसर लिख दो दोस्तों, वीडियो पॉज करो, आंसर लिखो। अब मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि घाना तो भाई बहुत दूर है, सीरा लियोन से बहुत दूर है घाना। तो घाना से कैसे बॉर्डर शेयर करेगा सीरा लियोन का ये नांगाई आइलैंड? ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपका आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया, 1 and 2 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये प्रेजेंट है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने ये देखने को मिलेगा। प्रश्न क्या है? विद रेफरेंस टू द वेरा सी रोबिन ऑब्जर्वेटरी। ये जो वेरा सी रोबिन ऑब्जर्वेटरी है हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है। इसको लेकर आपके सामने 3 स्टेटमेंट है, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
पहला स्टेटमेंट कहता है ये ऑब्जर्वेटरी हमारे चिली के अंदर एंडीज माउंटेन्स में लोकेटेड है और इस ऑब्जर्वेटरी को डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है ताकि जो हमारा नॉर्दर्न स्काई है उसको 10 साल तक आने वाले समय पर ऑब्जर्व हम करेंगे इस ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से। दूसरा कहता है इस ऑब्जर्वेटरी में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल एस्ट्रोनॉमिकल कैमरा देखने को मिल जाता है। तीसरा कहता है कि इसका मेन जो एम है वो है ओशन एटमॉस्फेयर इंटरेक्शंस को स्टडी करना। ठीक है, यानी कि जो हमारा समुद्र का है, एटमॉस्फेयर है, उसको स्टडी करना इसका मेन पर्पस है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्या पहला स्टेटमेंट सही है? क्या वेरा सी ये पूरी ऑब्जर्वेटरी चिली में एंडीज माउंटेन्स में है? हाँ, ये बात तो सच है। क्या ये नॉर्दर्न स्काई को ऑब्जर्व करेगा? नहीं। चिली कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। तो ये सदर्न स्काई को ऑब्जर्व करेगा, ना कि नॉर्दर्न स्काई को। ये बात मैंने आपको बहुत देर तक बताई थी, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल एस्ट्रोनॉमिकल कैमरा है, ये बात सही है, 2800 किलोग्राम का कैमरा है, वो हमने देखा। तीसरा, इसका मेन पर्पस है ओशन और एटमॉस्फेयर के इंटरेक्शन को समझना, बिल्कुल गलत। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को समझना मेन पर्पस है। तो ये भी अभी हमने डिस्कस किया था, केवल सेकंड यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका आंसर सभी लोग फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। इरास्मस प्लस प्रोग्राम के बारे में बात की जा रही है। तो इरास्मस प्लस प्रोग्राम को लेकर आपके सामने अगेन 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है ये यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है जो बेसिकली एकेडमिक मोबिलिटी को सपोर्ट करता है, लेकिन ये केवल और केवल यूरोप के अंदर काम करता है। दूसरा, इंडियन स्टूडेंट्स को इरास्मस स्कॉलरशिप मिल सकती है ताकि वो सब जाके कुछ मल्टीपल डिग्रीज कर सकते हैं यूरोपियन यूनिवर्सिटी में। तीसरा, ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर में स्पोर्ट्स कंपोनेंट वगैरह भी शामिल किया गया है, जिसमें स्पोर्ट्स स्टाफ वगैरह जो है उनका भी जो कह सकते हैं मोबिलिटी है उस पर ध्यान दिया गया है। ये भी सही है। बताइए यहाँ पर वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर लिखिए, इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला 1 and 2 ओनली, दूसरा 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों सही हैं। करेक्ट आंसर दोस्तों इसका क्या होना चाहिए? पहला स्टेटमेंट सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो इरास्मस प्लस प्रोग्राम है ये क्या करता है? ये केवल यूरोप के अंदर नहीं दोस्तों, इसमें इंडिया भी और इसकी पार्टनर कंट्रीज भी शामिल हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। बाकी सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पर सही है जो अभी हमने डिस्कशन किया था। तो ये है हमारा आज का सेशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी। जितने भी स्टूडेंट्स ने ये लाइव वीडियो देखा है, ठीक है, या प्रीमियर होता हुआ देखा है, तो वो सभी लोग यहाँ पर इसका आंसर एक बार अपना जो स्कोर वगैरह है उसको जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो कमेंट्स में मेंशन कर देना। मुझे आज से पता चलेगा कि कौन कौन रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ में शामिल हो रहा है। ठीक है, चलिए सेशन को करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।